अंदर अपनी क्लास के अंदर। और सूर्य जी सर फिर से कंटिन्यू हम कर रहे हैं अपना टॉपिक का। और आपको फिर से याद दिला दें, आई एम अवेलेबल इन मोबीशाला ऐप और माय कोड इज 767033 और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7678492455। तो गाइस ये आपके सामने क्लियर है। तो मोबीशाला ऐप पे जब आप मेरा इंस्टीट्यूट कोड SURJ 7033 डालेंगे तो फिर आपको मेरे वीडियोस या लेक्चर्स जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उनको देख करके अपना जो है अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं प्लान परचेज करने का। और ये जो मेरे वीडियोस लेक्चर्स हैं ये सिर्फ मोबीशाला ऐप पे अवेलेबल है और काफी डिटेल्ड पार्ट हम इसमें डिस्कस करें जो किसी मेरे यूट्यूब और वीडियोस में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को देखकर, और कुछ कमेंट्स होता मुझे लिख के भेज भी सकते हैं। और ये जो चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं काफी वास्ट पार्ट में है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी एग्जाम्स को कवर कर रही हैं। तो साइंस पार्ट इसे करने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अगर साइंस को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप बेटर करना चाहते हैं, तो आपको इन वीडियोस को, इन प्लान्स को जरूर देखिएगा। और ये आपके जो IAS PCS लेवल के सभी एग्जाम्स को कवर करता हुआ है। तो अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक जो बायो हमने डिस्कस किया था, दैट इज अ ब्लड के ऊपर, तो उसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। गाइस हमने डिस्कस किया था जो लास्ट क्लास के अंदर कि जो हमारा ब्लड का जो पार्ट होता है दैट्स अ ब्लड ग्रुपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ब्लड ग्रुपिंग हमने डिस्कस किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने ये आइडिया दिया था और उसने कहा था कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें RBCs दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुपिंग। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए निम्नलिखित कौन सी रक्त कोशिका रिस्पॉन्सिबल है। तो डू रिमेंबर, ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमारी जो RBCs होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। और हमने बताया था आपको कि RBCs की सरफेस के ऊपर एक विशेष तरह की प्रोटीन्स विच इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं और इनको सरफेस एंटीजेंस भी कहते हैं। और सरफेस एंटीजन जो है इट इज इसका जो आइडेंटिकल होती है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी पेरेंट्स का जैसा DNA या उनका ब्लड का जैसा नेचर होता है तो वह इंफॉर्मेशन बच्चे के अंदर आती है और उसके मुताबिक ही सरफेस एंटीजन बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो बच्चे का ब्लड है वो पेरेंट्स के ब्लड से बहुत मैच करता है। दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें एक विशेष तरह की प्रोटीन्स है विच इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। और यह जो ब्लड एंटीबॉडीज होते हैं ये आपके RBCs पे अवेलेबल सरफेस एंटीजन के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होती हैं। तो ये दोनों आपका कॉम्बिनेशन पाया जाता है हम सबके अंदर, ठीक है। तो आपको अगर समझना है कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है तो एक सरफेस एंटीजन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आप याद रखिएगा जो कि हमारे कहां मिलेंगी, RBCs की सतह के ऊपर। दूसरा है आपको एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज कहां पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल होंगी आपको कहां, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके बिहाफ पर ही हमारी ब्लड ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। और हमने एक टेबुलर फॉर्म में भी आपसे डिस्कस किया था कि जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है किसी भी व्यक्ति का, मान के चले किसी का A समूह है तो उसका A समूह इसलिए होगा क्योंकि उसकी RBCs की सतह के ऊपर उसको एलील्स जो मिल रहे हैं दैट मीन्स IA एंड IO, बिकॉज वी नो दैट हमारे जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली दो होते हैं, मदर एंड फादर। तो अगर मदर ने A नाम का प्रतिजन यानी सरफेस एंटीजन दिया तो अगर मदर जो है वो O नाम का प्रतिजन देती है तो A O पे डोमिनेंट है, राइट। तो जिसके कारण जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा वो A नेचर का होगा, यानी कि उसके पास A एंटीजन का अवेलेबिलिटी होती है तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा। दूसरी ओर अगर आप देखें, अगर इस दूसरा कॉम्बिनेशन है कि अगर दोनों ही पेरेंट्स ने बच्चे को A नाम का प्रतिजन दे दिया तो इस केस में अब बच्चे जो है ट्रू A ग्रुप होगा और दैट मीन्स इसका ब्लड ग्रुप भी एक फाइनाइट होगा। दूसरी ओर ऐसे केस में उसके ब्लड प्लाज्मा में B टाइप का एंटीबॉडीज अवेलेबल होगा। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति B समूह का है तो B समूह का क्यों है, क्योंकि उसके सरफेस एंटीजन जो है पेरेंट्स की तरफ से, एक पेरेंट्स अगर उसको B नाम का एंटीजन दिया, दूसरे ने अगर सपोज O नाम का दिया तो B जो है इट इज डोमिनेंट है, प्रभावशाली है O के ऊपर, तो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो गया। लेकिन अगर सपोज दोनों ही पेरेंट्स B नाम का प्रतिजन देंगे तो इस केस में भी बच्चे का ब्लड ग्रुप भी B बनेगा, लेकिन वो ट्रू B होगा, राइट। तो यहां पे हम होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, यानी अगर एक का A है दूसरे का O है तो दैट्स अ हेटेरोजाइगोस, और अगर दोनों ही A होंगे तो दैट्स अ होमोजाइगोस। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड जीनोटाइप के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि जिसमें फाइंड आउट करेंगे फादर का ब्लड ग्रुप या मदर का तो बच्चे का होगा। भी हम करेंगे इस पार्ट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस ये। इसके बाद ऐसे व्यक्ति का जिसका ब्लड ग्रुप B है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो मिलेगा वो A मिलेगा।
सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति जिसको ए एंड बी प्रतिजन दोनों अवेलेबल है उसके आरबीसी के ऊपर, तो ऐसे केस में उसको ब्लड मूव करेगा ए बी, और अगर ए बी बना तो ऐसे व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगा। और हमने डिस्कस किया था एग्जांपल के साथ कि एंटीबॉडीज जस्ट लाइक एक सिक्योरिटी गार्ड्स की भांति हैं कि अगर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है तो कोई भी व्यक्ति विदाउट एनी परमिशन के घर के अंदर या बाहर जा सकता है। वही चीज यहां पर है, यानी अगर किसी ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है तो इसका मतलब उस ब्लड के अंदर आप कोई भी ब्लड को आप डाल सकते हो, यानी ऐसा व्यक्ति सबसे खून लेने में सक्षम है। और ऐसे केस में हम उसको क्या कहते हैं, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, सार्वत्रिक ग्राही के नाम से उसको जाना जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें कोई व्यक्ति जैसे जिसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में उसका ब्लड ग्रुप बनता है ओ के पास अपना सेल्फ आइडेंटिटी लेवल नहीं है, यानी उसके पास कोई भी अपनी ब्लड की पहचान नहीं है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति का ब्लड वो सभी ब्लड के साथ आसानी से मिक्सअप हो सकता है। और दिस इज द रीजन हमने उसको क्या बोला, यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको खून देने में सक्षम है। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके बिहाफ पे कई क्वेश्चन आते हैं कि सपोज राम जो है उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एंड बी है और शाम के जो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नील है, तो क्या राम का ब्लड शाम को या शाम का ब्लड राम को दिया जाता है? और दिया जाता है, उनके बचने की संभावना कितनी है? तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में ए एंड बी दोनों हैं, तो अंडरस्टूड है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। दूसरी ओर जिसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है ब्लड प्लाज्मा में, तो उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अब नेचुरली ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो ओ का ब्लड तो आसानी से जो है ए बी को दिया जा सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो खाली ओ के नहीं सबसे खून ले सकता है। ठीक है, तो ओ का ब्लड यानी अगर हम ए बी को देंगे तो ए बी विल सर्वाइव, उसे कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर ए बी का ब्लड अगर आप ओ को दे देते हैं तो अब ओ जो है ही विल डाई। ये हमने अभी डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में, अच्छे से इसको समझा था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कई बार आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर किसी के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एंड बी है तो उस व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा, या उसके जो ब्लड एंटीजन क्या होंगे। तो नेचुरली अगर एंटीबॉडीज ए एंड बी है तो उसका एंटीजन नील होगा, और नील होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ हो गया। तो कई बार एंटीजेंस पूछ करके आपको एंटीबॉडीज या एंटीबॉडीज से एंटीजेंस या उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, तो ये वाइसा वर्सा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग कंसेप्ट है ये। तो आपसे मेरी ये विनती है कि आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप जो जो चीजें बताई जा रही हैं इनको बिल्कुल आप समझ के करेंगे तो आप मित्रों देखोगे कि चीजें आपके हाथ से कभी नहीं निकलेंगी। साइंस का जो जितना बेसिक कंसेप्ट है वो आसानी से आप इजिली कर पाओगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, आप आसानी से इसको कर लोगे। लेकिन शर्त एक ही है कि जो चीज बताई जा रही है वह अच्छे से समझें। देखिए लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आप एक बार समझते हैं, सुनते हैं और दोबारा रिपीटिशन पे नहीं जाता, उसके लिए आपको पर्सनली फिर से पूछना पड़ता है आकर। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये बेनिफिट होगा आपको कि आप अनेक बार जितना बार आप चाहें, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियोस को दोबारा से आप रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज रह जाती है तो मैंने आपका नंबर भी अपना दे रखा है, तो आप इस नंबर पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं, तो कोई इसमें इश्यूज नहीं है। ठीक है, और ये जो नंबर आपको दिया गया है ये आपको नोट्स परचेज करने में या अगर आपको वीडियोस लेक्चर परचेज करने में कोई असुविधा है तो भी आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अच्छे से इन चीजों को समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने एक और चीज गाइस डिस्कस की थी पिछली क्लास में, वो था कि अगर RH फैक्टर की बात, RH प्रोटीन से RH फैक्टर हमने डिस्कस किया था। RH प्रोटीन से RH फैक्टर्स क्या होता है ये भी हमने समझा था, आपको बताया था कि नॉर्मली जो कार्ल लैंडस्टेनर एंड वेर्नर, दीज आर द टू पर्सन, दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने एक मंकी जिसका साइंटिफिक नेम इज रीजस मकाई, तो रीजस मकाई जो मंकी है उसके ब्लड प्लाज्मा में एक विशेष तरह का प्रोटीन को इन्वेस्टिगेट किया, फाइंड आउट किया, और उस प्रोटीन को उन्होंने देखा कि एक बड़ी मानव प्रजाति के रक्त प्लाज्मा में भी अवेलेबल है। उसके बिहाफ पर हम ये कह भी सकते हैं
कि जो मंकीज हैं ये हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, राइट। तो जो उनके पास थी वो हमारे पास भी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन अवेलेबल है उसको उन्होंने नाम दे दिया RH, क्योंकि RH रीजर्स का प्रीफिक्स होता है, वो RH लिया जाता है, तो RH वर्ड यहां से लिया। तो RH कारक या RH फैक्टर या RH प्रोटीन के नाम से उसको जाना गया। और RH प्रोटीन्स बाद में एक बड़ी मानव प्रजाति के रक्त प्लाज्मा में भी मिली। और इसी बिहाफ पर हमने डिस्कस किया कि एक बड़ी मानव प्रजाति तकरीबन 85 to 87% वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है इनके पास RH प्रोटीन अवेलेबल है, और इनको बोला RH पॉजिटिव। तो इनको हम RH पॉजिटिव वर्ग में डालते हैं, और जिनके पास RH प्रोटीन अवेलेबल नहीं है तो उनको हमने RH नेगेटिव में डाला। अब RH नेगेटिव से अभिप्राय ये नहीं कि वो इसके वंशज नहीं है, ठीक है। कोई बंदा सोचे कि वी आर RH नेगेटिव, लाइक A नेगेटिव, B नेगेटिव, कुछ भी होगा, तो हम कहते हैं कि हम तो नेगेटिव हैं, हमारे पास ये प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब हमारे जो पूर्वज है वो मंकीज नहीं है। तो याद रखें ये तथ्य गलत है, क्योंकि ये जो इवोल्यूशन प्रक्रियाएं होती हैं, इवोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान कई बार जो जीन्स इन प्रोटीन्स को बनाने वाले होते हैं वो कई बार जो है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो जिस कारण ये प्रोटीन्स बनने में असुविधा होती है या नहीं बन पाती है, तो इस केस में उनके अंदर प्रोटीन अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये मत सोचें कि आपके पास नहीं है तो आप इससे कोई रिलेशन नहीं है आपका मंकीज का, ये रिलेशन सबका है, लेकिन डिपेंड करता है कि इन कोर्स ऑफ टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान कभी कभी ये नहीं बन पाती है, यानी डीएनए जो प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इसमें थोड़ा कमजोर नेचर का होता है, रिसेसिव हो जाता है, तो जिस कारण उसमें हम नहीं बना पाते। लेकिन अगर नहीं बन पाएगा तो उसका भी ड्रॉबैक है जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पॉजिटिव ब्लड का है। सो व्हेनेवर अ पॉजिटिव पर्सन नीड्स अ ब्लड, नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लड बैंक व्हिच इज कंप्लीटली फिल्ड अप ऑल पॉजिटिव ब्लड सैंपल्स, उनसे भरे होते हैं। जबकि व्हेनेवर अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप नेगेटिव, दे रिक्वायर ब्लड सैंपल, दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट्स देना पड़ता है उनको, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि नेगेटिव ब्लड सैंपल या नेगेटिव ब्लड वाले बहुत ही कम है दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरी चीज एक और हमने याद होगा डिस्कस की थी, वो था कि जब आपको ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो उस दौरान वी हैव टू चेक आउट 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल RH प्रोटीन के साथ साथ एक आपको एंटीजेंस को देखना पड़ता है। तो एंटीजन इज अ प्राइम फैक्टर, सरफेस एंटीजन के बिहाफ पर हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। अगर सरफेस एंटीजन में मैच हो जाते हैं तो ही हम प्रेफरेंस देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो RH प्रोटीन इज अ सेकेंडरी फैक्टर, तो RH प्रोटीन सेकेंडरी फैक्टर है। RH प्रोटीन अगर मैच नहीं भी होता कभी कभी, तो समटाइम्स वी कैन टेक अ रिस्क, हम उसमें रिस्क ले सकते हैं। हम कर सकते हैं कि अगर किसी का व्यक्ति का RH प्रोटीन मैच नहीं हो रही है तो भी वी कैन डू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराया जाना चाहिए। और अगर सरफेस एंटीजन मैच नहीं हो रहा तो बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए। ये हमने पिछली क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो सरफेस एंटीजन मैच नहीं है, मान के चल सरफेस एंटीजन A नेचर का है, दूसरे का B नेचर का है, तो ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना इमीडिएट जो ब्लड एक्सेप्टर है, रिसेप्टर है, वो इमीडिएट मर जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास दूसरा सैंपल, अगर यानी कि RH की बात करें, ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। एक बार हम इसको फिर से एक बार रिपीट करके दिखा देते हैं आपको, एक बार फिर से देख सकते हैं आप इसमें। तो अब आप देखें, बायो में हमारा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट इसमें लेके चलेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रुधिर आधान, फ्रेंड्स हमने देखा था, डिस्कस किया था कि सपोज करो RH प्रोटीन अगर किसी के पास अवेलेबल है, RH protein if it is present, तो such a person is called RH positive। और वर्ल्ड का 85% to 87% जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव की है। और इस केस में लाइक ब्लड सैंपल हमारा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी ओर अगर RH प्रोटीन्स एब्सेंट है किसी के ब्लड सैंपल में, देन ऐसा व्यक्ति RH नेगेटिव कहलाता है। और तकरीबन 13% टू 15% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो RH नेगेटिव की है। जैसे मान के चले A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव। अब आप देखेंगे ये अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सन है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिव वालों की है, मिनिमम जो है वो नेगेटिव वालों की है। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है कि सपोज अ पर्सन हैव अ ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव एंड अदर पर्सन हैव अ ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, तो सच ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल और नॉट, और इफ पॉसिबल देन व्हाट इज द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल। यानी कोई व्यक्ति ए प्लस है पॉजिटिव है, दूसरा ए नेगेटिव का है, तो क्या इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जा सकता है, रुधिर आदान हो सकता है? अगर हो सकता है तो इनकी बचने की संभावना कितनी है ना? 50%, 100%, 0%, लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार हम रिपीट करें कि वो ऑलरेडी वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास, इसको हम करवा चुके हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, जस्ट गिविंग अ सिंपल रिकैप दे रहे हैं आपको, तो इसलिए फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप देखें ये कंसेप्ट है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज करो कि आप भविष्य में जाके बहुत ही कैपेबल हो जाते हैं और यू हैव अ लॉट्स ऑफ वेल्थ है, आपके पास रिसोर्सेज आपके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका दूसरा भाई या बहन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो व्हेन अ पर्सन, योर ब्रदर और सिस्टर नीड्स योर हेल्प, नाउ व्हाट हैपेंड, जब उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपको उनकी मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वही चीज यहां पर है। यहां पर आप देखें कि अगर ये जो व्यक्ति नेगेटिव का मतलब है इसके पास प्रोटीन एब्सेंट है, इसके पास प्रोटीन एब्सेंट है। अब इसके पास प्रोटीन एब्सेंट है जबकि इसका प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसके पास RH प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। अब RH प्रोटीन प्रेजेंट है, इसके पास RH प्रोटीन एब्सेंट है, तो नेचुरली जब इसको जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप अगर इसका ब्लड इसको देते हैं, नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को देते हैं, तो इसके पास प्रोटीन तो है नहीं, लेकिन इसके पास ऑलरेडी प्रोटीन है। तो जब आपने इसको दे दिया और उसके पास गया तो नेचुरली इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये रिसेप्टर है तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव प्रोटीन इसमें तो नेगेटिव है, तो ये तो बेचारा खाली जा रहा है। और एंटीजेंस यानी कि सरफेस एंटीजन मैच हो चुके दोनों के, तो सिर्फ प्रोटीन ही मैच नहीं है। तो इसलिए अगर नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को दिया जाता है तो पॉजिटिव पर्सन कैन एक्सेप्ट द ब्लड अनलिमिटेड टाइम ऑफ देयर लाइफ स्पैन, यानी अपने जीवन के अनंत काल तक इसका ब्लड ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। यानी बहुत बार इसका ब्लड ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव के पास प्रोटीन नहीं है, पॉजिटिव के पास प्रोटीन है, तो नहीं वाला है वाले के पास जा रहा है, तो है वाले को आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये हमने बताया था आपको। लेकिन अगर हम मान के चले कि जो आपके पास आपके ब्रदर या सिस्टर बहुत बार रहने आए हैं आपके पास, और अब आपको लगता है कि चल अब वो अपने घर में रह रहा है, चलो हम भी बदला लेने जाते हैं, यानी कि इसको 2 या 4 बार हम इसकी हेल्प कर चुके हैं, तो हम भी इसके घर में जाते हैं। मतलब एज अ पार्ट ना, समझो लाइफ हमारी ऐसी है, हम सोचते हैं कि हमने इसकी हेल्प की तो कल को वो भी हमारी हेल्प करे, चाहे हम जरूरत हो या ना हो। इट्स ह्यूमन नेचर है आज की डेट में, ठीक है। लोग बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ के अंदर, मान के चले ऐसा करता है कोई। लेकिन आप देखें अगर आप उसके पास गए हैं तो उसको लगेगा यार मैंने इसके बाद इतनी बार रहा इनके घर पे, चलो मुझे भी इनकी कुछ हेल्प करनी चाहिए, मतलब आए हैं तो मुझको आप भगत करना चाहिए इसके। तो नेचुरली जब आप आएंगे तो ये पहली बार, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छा है, तो उसको पूरा करने के लिए आपका जो भाई है वो अपना कुछ सामान बेच के आपको एक बार तो अपने यहाँ पे आप भगत अच्छे से कर लेगा। लेकिन सेकेंड टाइम अगर फिर से आप उसके पास जाते हैं, है ना, लेकिन सेकेंड टाइम उसके पास बेचने के लिए या अपना कुछ भी ऐसा नहीं है सोर्सेस कि आपको सेकेंड टाइम अपने साथ एडजस्ट कर सके, तो क्या होगा? सेकेंड टाइम इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए पॉसिबल नहीं है आपकी आवभगत करना। वही चीज यहां पर है। यानी फर्स्ट टाइम आपने ब्लड इसको दिया, पॉजिटिव का ब्लड अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो फर्स्ट टाइम वो एडजस्ट कर लेगा, बट सेकेंड टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में ये डेथ हो जाएगी। सेकेंड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे व्यक्ति में दूसरा जो ट्रांसफ्यूजन है वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो मर सकता है। तो ये ड्रॉबैक इसमें मिलेगा। सिमिलरली द सेम कंसेप्ट चलेगा सबके साथ, यानी एंटीजेंस अगर मैच है तो इसका प्रोटीन तो देयर इज नो इश्यू, ये तो आराम से ट्रांसफ्यूज होगा ही होगा। लेकिन अगर इनका किया जाएगा तो फर्स्ट पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन तो हो जाएगा, बट सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में दिस पर्सन विल डाई।
तो आप देखें ये नियम सब जगह फॉलो होगा, तो इस बात से क्लियर हो गया कि नेगेटिव व्यक्ति को अगर यानी ब्लड जिसका RH नेगेटिव है, अगर उसको ब्लड पॉजिटिव व्यक्ति का दिया जाए तो फर्स्ट टाइम वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन सेकंड टाइम में उसका एडजस्टमेंट संभव नहीं है। सेकंड टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, ही और शी विल डाई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। उसके बाद यही नियम को फॉलो करते हुए हम इसको देखें, अगर आप ओ नेगेटिव बात करें तो ओ नेगेटिव जो है ये अपने सारे ग्रुप को ब्लड तो ट्रांसफ्यूज कर सकता है क्योंकि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच वन इज अ यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, अब आपको जो वेटेज देना पड़ेगा वो ओ नेगेटिव में देना पड़ेगा, क्योंकि ओ नेगेटिव व्यक्ति जो है अपने पूरे ग्रुप को ब्लड दे देगा और जरूरत पड़ने पर वो पॉजिटिव ब्लड वालों को भी ब्लड दे सकता है, इसकी संभावनाएं बनेंगी। यानी कि वो नेगेटिव वाला व्यक्ति, ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव या सभी ग्रुप को अनलिमिटेड टाइम ब्लड दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे ओ पॉजिटिव देखें, ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति अपने ग्रुप को तो ब्लड दे देगा सबको, लेकिन अगर वो नेगेटिव वालों को देता है तो सबको एक ही बार देगा, सेकेंड टाइम देंगे तो इनकी मृत्यु हो सकती है। तो यदि सेकेंड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, तो इसी कारण यहां पर इसके पास लिमिटेशन है। यानी ओ पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो नेगेटिव वालों को सिर्फ एक ही बार ब्लड दे सकता है, सेकेंड टाइम अगर देता है तो नेगेटिव ब्लड वाला मर सकता है। तो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ लिमिटेशन फॉर द ओ पॉजिटिव पर्सन। इसीलिए वी कैन से दैट ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर because O negative person can donate his blood unlimited time for negative as well as a positive blood group. There is no harm for both the group, so that is an important factor. तो इसलिए हम इसको important factor मानते हैं। So एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन बहुत बार। इसके साथ एक चीज और समझ लें, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी रहा है कि suppose a person met with some accident and we don't have a time to find out the blood group of that individual, then which one of the following blood can we immediate transfuse him or her without any confusion? Then आपका जो आंसर जाएगा कौन होगा? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ऐसे केसेस में, ऐसे इमरजेंसी केसेस में किसी को भी दिया जाता है बिना उसके ब्लड को इन्वेस्टिगेट किए। ठीक, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन अगर बात वही आती है कि ओ नेगेटिव व्यक्ति, ये जो ब्लड होता है बहुत ही रेयर है क्योंकि बहुत कम पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ओ नेगेटिव केस में आपको ऐसा व्यक्ति होता है जिसको, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर भी, कि किसी व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट्स को देख के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्की वर्क। ठीक है, आपको या स्टंट के काम नहीं करने चाहिए, रिस्की काम नहीं करने चाहिए। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इसका रीजन क्या है? बिकॉज क्योंकि वेन एवर अ पर्सन विद द ओ नेगेटिव ब्लड रिक्वायर्ड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओ नेगेटिव ब्लड इज नॉट इजिली अवेलेबल हिम और हर, तो ओ नेगेटिव ब्लड आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है? क्योंकि ओ नेगेटिव व्यक्ति के पास दो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या है उसके पास? कि उसके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है, सरफेस एंटीजन इज नॉट अवेलेबल। सेकेंड ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? कि उसी व्यक्ति के ब्लड में कोई RH प्रोटीन भी नहीं है। और बोथ द कंडीशंस जो होती हैं इनको फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए ओ नेगेटिव ब्लड जो है ये बहुत मुश्किल से अवेलेबल होने वाला है। तो इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को कि अगर आपका ओ नेगेटिव ब्लड है तो आपको अपने रिस्की कार्य से बच के रहें। आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिसमें आपका ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़े या जिसमें आपकी सर्जरीज होने के चांसेस बढ़े। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आया है। बाकी हमने बताया इसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में काउंट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब इसी के बेसिस पे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत से एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट विच मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइडियल मैरिज, यानी जीव वैज्ञानिक के द्वारा कौन सी शादी को सही शादी नहीं समझा जाता। बेटा पहली बात तो ये, शादी तो कोई भी सही नहीं होती, ठीक है, बट फिर भी अगर कहा जाता है कि कौन सी शादी सही नहीं मानी जाती है तो जीव वैज्ञानिक के कारण वो समझते हैं ऐसी शादी जिसमें एक व्यक्ति यानी हस्बैंड जो है वो RH पॉजिटिव है और वाइफ अगर RH नेगेटिव है तो ऐसी शादी नहीं की जानी चाहिए।
तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, इसको हम एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। So according to biologist, which marriage is not considered as ideal marriage? Which marriage is not considered as ideal marriage? तो जीव वैज्ञानियों के द्वारा किस मैरिज को आदर्श मैरिज नहीं माना जाता? राइट तो किस मैरिज को सही शादी नहीं माना जाता, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रहा है। तो इसको अगर देखो तो कौन सी शादी सही नहीं है? देखो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी शादी जिसमें हस्बैंड जो है RH पॉजिटिव है और वाइफ RH नेगेटिव है, तो जीव विज्ञानी इस मैरिज को बिल्कुल भी सही शादी नहीं कंसिडर करती है। तो दैट मीन्स अ मैरिज विद, अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव है, हस्बैंड RH पॉजिटिव है एंड वाइफ जो है वो RH नेगेटिव है, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइडियल मैरिज। तो नॉट कंसिडर्ड एज आइडियल मैरिज, तो इसको आइडियल मैरिज नहीं माना जाता। ठीक है, कैसे? एक बार इसको देखेंगे कैसे नहीं मानेंगे। देखो होता क्या है, मान के चलेंगे ये हस्बैंड है, इसका ब्लड RH पॉजिटिव है और शी इज वाइफ, ये जो ब्लड है इसका RH नेगेटिव है। ठीक है, अब आप देखें हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वाइफ RH नेगेटिव है, तो आपको मालूम है जो RH पॉजिटिव ब्लड है इट इज डोमिनेंट ऑन RH नेगेटिव, इस पर डोमिनेंसी होती है। तो यहां पर मैक्सिमम जो चांसेस हैं बेबी के कि बच्चे का ब्लड भी RH पॉजिटिव होगा। तो मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं कि यहां पर बेबी का ब्लड भी RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो RH पॉजिटिव की ज्यादा है, क्योंकि RH पॉजिटिव इज अ डोमिनेंट प्रोटीन, डोमिनेंट फैक्टर है ये। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बेबी RH पॉजिटिव, अगर मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव कर लेती है, तो अब यहां पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। वो क्या रहेगा एक बार देखें। देखो कि अगर वी नो दैट मदर वॉर्म से बेबी जो अटैच होता है इट इज बाय द मीन्स ऑफ द प्लेसेंटा। सपोज ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अटैच है ये, और ये बेबी है यानी फीटस, ये अटैच हो गया मदर वॉर्म के साथ। और आप देखें कि अगर मदर का बाय बर्थ शी इज RH नेगेटिव, शी हैज नो एक्सपोजर फॉर द RH पॉजिटिव ब्लड, आज तक उसको कभी RH पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला, तो उसके पास कोई भी RH पॉजिटिव ब्लड का एक्सपोजर नहीं है, प्रीवियस कोई एक्सपोजर नहीं है, ना ही उसको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका हुआ है, तो उसके पास कोई एक्सपोजर नहीं है। तो अब आप देखें RH नेगेटिव ब्लड उसके पास है, लेकिन जब वो बेबी को कंसीव करेगी जिसका ब्लड RH पॉजिटिव होगा, और वी नो दैट मदर एंड चाइल्ड दे आर हैव अ कम्युनिकेशन, कॉमन कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में बाय द मीन्स ऑफ अ ट्यूब विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो ट्यूब होती है इट इज अ सेमी परमेबल इन नेचर, अर्धपारगम्य झिल्ली है ये। अर्धपारगम्य का मतलब है ये लिमिटेड जो न्यूट्रिशन मटेरियल को अपने अंदर आने देती है, जो और दूसरी चीजों को बाहर जाने देती है, तो इसमें सिलेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये इसका नेचर होता है। अब क्योंकि बेबी जो है वो अभी उसके पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना, माउथ पार्ट्स नहीं बने उसके अंदर, उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स नहीं बने हैं, तो क्या होगा, वो टोटली पूरी तरह से मदर पे आश्रित है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और मदर से उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है इट इज बाय द मीन्स ऑफ अ ब्लड, उसको ब्लड के द्वारा मिलता है। तो मदर जो भी न्यूट्रिशन ग्रहण करेगी, जो भी भोजन लेगी, वो पाचित होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद उसको ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड से उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मदर तक पहुंचे, मदर से बेबी तक पहुंचेंगे बाय द मीन्स ऑफ प्लेसेंटा।
तो आप यहां पे देखें, मदर से जितना भी न्यूट्रिशन होगा, खाना पीना होगा, वो बच्चे को रिसीव होगा बाय द मीन्स ऑफ किसके द्वारा? ट्यूब विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से बच्चे के बॉडी में गया और बच्चे का ब्लड गया खुद RH पॉजिटिव। तो मदर का न्यूट्रिशन बच्चे को मिला, राइट। अब वी नो दैट कि बच्चे के उत्पाद, क्योंकि उसका अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं बना है, तो वो अपने बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मदर के सिस्टम में डाल देगा बेबी, और जब डालेगा तो वो भी बाय द मीन्स ऑफ प्लेसेंटा। और जब ऐसा सिस्टम होगा तो कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ब्लड प्रोडक्ट, कुछ ब्लड के अवयव जो होंगे वो मदर के ब्लड सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहां से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आएंगे मदर के पास, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये मदर के सिस्टम में भी चलेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो मदर के सिस्टम में कुछ ब्लड प्रोडक्ट, तो ब्लड के प्रोडक्ट भी बच्चे के चले जाएंगे। तो बच्चे के जो ब्लड प्रोडक्ट चले जाएंगे तो अब होगा क्या? मदर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, जैसे ही बच्चे के ब्लड के प्रोडक्ट यानी RH पॉजिटिव प्रोटीन जाएगी मदर के ब्लड में, तो मदर का इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाएगा कि वो देखोगी, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये हमारे ही बेबी की प्रोटीन है। तो उसको लगेगा कि बॉडी के अंदर कोई अननोन मटेरियल, अननोन फैक्टर आ गया, और अननोन मटेरियल या अननोन फैक्टर को किल करने के लिए, मारने के लिए वो रेडी हो जाएगा। क्योंकि इम्यून सिस्टम काम क्या है कि जो भी अननोन मटेरियल बॉडी में आता है तो उसको वो फाइट करता है और उसको किल करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ताकि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको सेव किया जाए। वही पर्पस लेने के लिए यहां पर जो बच्चे का जो अपना ब्लड है, ठीक है, यानी जो है मदर के सिस्टम में चला गया है, तो मदर का सिस्टम अपने ही बेबी के ब्लड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। जब वो नहीं कर पाएगा तो बदले में वो क्या करेगा? वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज यानी कि प्रोटीन्स बनाना शुरू करेगा। बट क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपोजर है, पहली बार हुआ है, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, वो टाइम लेगा टू रिएक्टिफाई, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो कुछ समय लेगा इन सबको। और क्योंकि आपने देखा फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, थोड़ा समय लेते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार का दुश्मन है, उसको मारने के लिए क्या किया जाए, कौन सी प्लानिंग की जाए, उसका हथियार कौन से, पूरा एक प्लान किया जाता है। वैसे ही मदर का जो इम्यून सिस्टम है, इट विल मेक अ प्लान, वो प्लान करना शुरू कर देगा। और जब तक प्लान करेगा, जब तक अपने सैनिक बनाएगा, तब तक फर्स्ट बेबी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मली हो जाएगी। तो फर्स्ट बेबी जो है, जो फर्स्ट डिलीवरी है वह नॉर्मल होगी। तो पहली बार कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम देयर इज नो बिग इशू, तो पहली बार कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन सेकंड टाइम अगर फिर से मदर कंसीव करती है, और एज आई टोल्ड यू देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस जो है वो पॉजिटिव ब्लड चाइल्ड होने के हैं, और फिर से अगर बेबी पॉजिटिव ही कंसीव होता है मदर के द्वारा, तो अब जैसे ही वो सिस्टम फिर से बिल्डअप होगा प्लेसेंटा का, फिर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना शुरू हो जाएगा। मदर से सारे न्यूट्रिशन बच्चे को, और बच्चे के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है मदर को जाएगा, और अलोंग विद सम ब्लड प्रोडक्ट जैसे बच्चे का मदर तक पहुंचेगा। और मदर का सिस्टम, ठीक है, जो पहली बार गया था तो थोड़ा एक्टिव नहीं था इस पर्पस के लिए, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर, तो रेडी नहीं था। लेकिन अब के मदर का जो सिस्टम है पूरी तरह से रेडी है। और जैसे ही बच्चे के उत्पाद यानी ब्लड मदर तक सिस्टम पहुंचेगा, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है, मदर का जो इम्यून सिस्टम होगा, वो इम्यून सिस्टम अपने एंटीबॉडीज बना चुका है। तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है, तो उसने अपने एंटीबॉडीज बना दिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एंटी जाएगा तो मदर के एंटीबॉडीज है, दे विल रश इनटू द चाइल्ड्स ब्लड एंड दे विल डिस्ट्रॉय द होल ब्लड ऑफ द चाइल्ड। तो वो बच्चे के सारे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसी तरह से बच्चे की मदर बॉम्ब में ही मृत्यु हो जाएगी। यानी सेकेंड चाइल्ड के बाद और भी अगर बच्चे आते हैं, मदर कंसीव करती रहती है, तो वो लगातार मरते जाएंगे, लगातार उनकी मृत्यु होगी, और उनको वहम हो जाएगा कि हमें किसी ने जादू टोना या कुछ ऐसा कर दिया है कि जिस कारण बेबीज हमारे मर रहे हैं। लेकिन वो भूलते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक जेनेटिक इश्यूज है, तो जिसके अंतर्गत उनके बेबीज की मृत्यु हो रही है। तो ये जादू टोना का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है
कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक कौन सी शादी सही नहीं है। तो ये जो शादी है, हस्बैंड RH पॉजिटिव हो, वाइफ RH नेगेटिव हो, तो ये शादी नहीं की जानी चाहिए। बट आपको मालूम है आज की डेट में तो बहुत कॉमन है कि मतलब अब किसी पे शादी का है कि हाँ इसी से करनी है शादी, तो नेचुरली कोई भी किसी को ब्लड की रिपोर्ट नहीं पूछता पहले, कौन सा ब्लड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वट एवर जो मर्जी। सिर्फ वही है ना कि बस पसंद आ गया है तो शादी करनी है। अब जब शादी करने का बन गया है किसी का विचार, तो नेचुरली अब साइंस इतना फैसिलिटीज दे रखी है आज के समय में लोगों को कि अगर आपने शादी भी करनी है ऐसे में, तो अभी कोई ये हिंड्रेंस नहीं रह गया है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रह गई है। क्योंकि अब ऐसी शादी के दौरान जब पेरेंट्स को अपना ब्लड इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि उन पता चलता है एक RH पॉजिटिव एक RH नेगेटिव है, तो गायकोलॉजिस्ट के द्वारा वीमन को anti-RH एंटीबॉडीज वैक्सीन की शुरुआत कर दी जाती है। तो ये जो दवा होती है, तो ये इसके द्वारा जो मेडिसिन है यानी कि anti-RH एंटीबॉडीज वैक्सीन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद तो ये होने के बाद फिर उसके बाद मदर के ब्लड में बच्चे के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगा, और अगर एंटीबॉडीज नहीं बनेगा तो बच्चे की लाइफ को भी थ्रेट नहीं होगा और बच्चे की भी नॉर्मल डिलीवरी होती जाएंगी। तो इसलिए अब ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगी। बट फिर भी ये शादी ना की जाए तो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज इसका मेडिसिन चलता है और इसमें मेडिसिन चलेगा तो नेचुरली मदर के वी कैन से दैट मिल्क में से भी इसके जो केमिकल्स हैं वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसलिए ये शादी ना की जाए तो बेटर, अदरवाइज ये मेडिसिन चलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया है तो इस बीमारी को कहते क्या है। तो इस बीमारी को जो बच्चे में पाई जाएगी, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस नाम से रोग जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस ये जो बीमारी है ये किस कारण होती है। तो ये बीमारी कब होती है, जर्नी कि अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव हो, वीमन RH नेगेटिव हो, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बेबीज की लगातार मृत्यु हो जाएगी। फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होती है, सेकेंड डिलीवरी में मृत्यु हो जाती है। तो सेकेंड डिलीवरी में मृत्यु हो जाती है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन चलेगा तो आगे जितने भी और बेबीज होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस का नाम देते हैं। अब ये बीमारी अपने बारे में खुद बताती है। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, ब्लड। एरिथ्रो का मतलब ब्लड हो गया। ब्लास्टो का मतलब खराब होना, वो डैमेज होना, बर्स्ट हो जाना। और फ्यूटाइलिस मतलब बेबी या फीटस के ब्लड का अपना डैमेज हो जाना, नुकसान हो जाना, या वी कैसे पूरा लाइसिस हो जाना, लाइसिस में फट जाना। तो ये कंसेप्ट अपने बारे में खुद बताता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट जाएंगे गाइस, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम शुरू कर देंगे एक नया कंसेप्ट, और दिस इज अबाउट द वी कैन से दैट जेनेटिक मेकअप में क्वेश्चन आता है कि यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप किसी का भी बता देते हैं कि इस नेचर का है, तो व्हाट डू से अबाउट द चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप, बच्चे के ब्लड ग्रुप में क्या अवधारणा है, उसका नेचर कैसा होगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो करने का तरीका यह भी बहुत आसान होगा, तो एक बार इसको भी देखेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक वे में, इसका कंसेप्ट समझेंगे कि पेरेंटल ब्लड का व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल ब्लड ऑन चाइल्ड्स ब्लड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो इसमें रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल ब्लड ऑन चाइल्ड ब्लड ग्रुप। तो माता पिता के रक्त समूह का
बेबी के रक्त समूह पर प्रभाव, रक्त समूह पर प्रभाव। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहां पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपका काम का है कि माता पिता के रक्त समूह का बच्चे के रक्त समूह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि माता पिता का जो ब्लड है उससे मैचिंग करता ही बच्चे का ब्लड होगा। तो बहुत बार आप आता है ना कि बात कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, या पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और काफी कंफ्यूजन भी लोगों में क्रिएट होता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जरा ध्यान से चीजों को समझेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें, जैसे कि आपको बताया था, कोई व्यक्ति ए समूह का है, ठीक है। ए समूह वाला इफ मैरिड टू द पर्सन विद द बी ग्रुप, यानी अगर किसी की शादी ए ग्रुप वाले की, ए ग्रुप ब्लड है, तो उसकी शादी बी ग्रुप ब्लड वाले से हो जाती है, ठीक है। तो उनके बेबीज के बारे में क्या अवधारणा है, क्या कह सकते हैं, क्या सभी ए ग्रुप के होंगे, सभी बी के होंगे, या कितने परसेंट ए के या कितने परसेंट बी के, लाइक ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखो होता क्या है इसमें, आपके ए वाला जो है, मान के चले हमने बताया था ए का कंसेप्ट, एलील्स पे ए प्रतिजन है, एक एलील पे एक पेरेंट्स ने ए नाम का प्रतिजन दिया, दूसरा दिया ओ नाम का, तो ओ मीन्स 0। तो ऐसे केस में ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यानी दोनों ही पेरेंट्स ने ए नाम का प्रतिजन दे दिया, तो भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, उसका ए हो गया। तो कहने का मतलब हमने अभी डिस्कस किया था कि या तो एक ओ ए दिया, दूसरे ने ओ दे दिया तो भी ब्लड ग्रुप ए, दोनों ने ए दे दिया तो भी ब्लड ग्रुप ए। सिमिलर कंसेप्ट बी के साथ है। अगर बी की बात करें, सिमिलरली अगर बी की बात करें तो बी में भी एक ने अगर बी नाम का प्रतिजन दिया, एंटीजन दिया, दूसरे ने पेरेंट ने ओ दिया, तो भी आपका ब्लड ग्रुप क्या बना, बी। सिमिलरली या तो दोनों ही पेरेंट्स ने बी नाम का सरफेस एंटीजन दे दिया, तो भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। तो हमारे पास अब ये देखिए, ये जो है दोनों में अलग अलग प्रोटीन्स हैं, एक पे एक दूसरे पे ओ, दोनों अलग अलग हैं, तो दैट्स कॉल्ड हेटेरोजाइगोस कंसेप्ट हम कह सकते हैं, हेटेरोजाइगोस। हेटेरोजाइगोस का मतलब है डिसिमिलर, तो हेटेरोजाइगोस ए भी हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को, और दोनों में सेम प्रोटीन है, तो इसको हम होमोजाइगोस, होमोजाइगोस ए भी कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हेटेरोजाइगोस बी, हेटेरोजाइगोस बी या होमोजाइगोस बी, होमोजाइगोस बी, ठीक है। तो आप किसी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। अब आपने ये दो पैटर्न में इसको ले लिया, एक हेटेरोजाइगोस है, एक होमोजाइगोस है। अब इसमें होगा क्या, दोनों में क्या होने वाला है कि आप देखिए, अगर हम क्वेश्चन आता है कि यदि हेटेरोजाइगोस ए पर्सन मैरिड टू द हेटेरोजाइगोस बी पर्सन, ठीक है, या इफ अ पर्सन मैरिड विद अ ए पर्सन ब्लड ग्रुप मैरिड विद अ बी, तो दोनों में सेम रहेगा। लेकिन अगर दोनों ने बोला ट्रू ए, यानी होमोजाइगोस ए मैरिड टू द होमोजाइगोस बी, तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्या दिया गया। अगर आपको सिंपली लिखा है ए मैरिड टू बी, तो भी आपको यही कंसेप्ट लेना है। लेकिन अगर आपको बोला गया है ट्रू ए, तो आपको ये यानी होमोजाइगोस वाला ट्रेंड लेना पड़ेगा। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि किसी की मैरिज हुई है, यानी कि हेटेरोजाइगोस ए, हेटेरोजाइगोस ए का कॉम्बिनेशन लेते हैं पहले, हेटेरोजाइगोस ए मैरिड टू द हेटेरोजाइगोस बी, ठीक है। तो हेटेरोजाइगोस बी के साथ उसने मैरिज की है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि जब ये वी कैन से दैट कि जब व्यक्ति मैच्योर होता है तो उसकी जो जनरल सेल्स बनती है, जनरल सेल्स यानी सेक्स सेल्स बनती हैं, तो उसमें एक नियम आता है, मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के फॉलो करते हुए इनके जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, जीन्स जो है सेपरेट हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं तो ये दोनों आपके जो एलील्स हैं ये भी अलग अलग हो जाएंगे। एक सेक्स सेल के बाद ए नाम का आ गया, दूसरे पास का आ गया ओ। सिमिलरली यहां भी एक पेरेंट के पास बी, दूसरे के पास क्या आ गया ओ।
अब जब फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, तो बोथ द क्रोमोसोम, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट क्रॉस बना लेते हैं। अब आप मान के चलें, ये सपोज फादर है, ये फादर के सेक्स सेल्स है, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं और फीमेल को ऐसे डिनोट किया जाता है। और सपोज को ये फीमेल है, ये मदर है मान के चलें, और ये फादर है, ठीक है। अब मदर का क्या आएगा, बी एंड ओ, यानी आई बी एंड आई ओ। अब आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, आई ए इंटू आई बी, तो यानी आई ए आई बी, सिमिलरली आई बी आई ओ, इसी तरह आई ए आई ओ, ऐसे ही आई ओ आई ओ। तो अब ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आया। अब आप देखें कि यहां पर आपको ब्लड ग्रुप ए का चाइल्ड भी मिल सकता है, बी ग्रुप वाला भी हो सकता है, ए बी वाला भी हो सकता है और ओ वाला भी हो सकता है। यानी अगर ऐसी मैरिज हुई है तो बेबी के होने के जो चांसेस हैं वो बेबी ए समूह का भी हो सकता है, बी समूह का भी हो सकता है। ए का मतलब हो गया आई ए आई ओ, बी का क्या हो गया आई बी आई ओ, सिमिलरली ए बी समूह भी होता है आई ए आई बी, दैट इज कॉल्ड आई ए बी, और फाइनली आई ओ और आई ओ, यानी ओ समूह भी होता है। तो वी हैव द ऑल द 4 चांसेस, यानी कि ऐसा होने के बाद चारों चांसेस होंगे, यानी बेबी जो है वो चारों ग्रुप के हो सकते हैं, यानी ए ग्रुप के भी हो सकते हैं, बी ग्रुप के भी हो सकते हैं, और ए बी ग्रुप के भी हो सकते हैं, और ओ ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाता है, इफ अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरिड टू द वीमन विद द ब्लड ग्रुप बी, देन व्हाट इज द चांसेस ऑफ देयर चाइल्ड, व्हाट इज द प्रिडिक्शन ऑफ देयर चाइल्ड ब्लड ग्रुप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो आपको सिंपली क्या लेना, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया उसने, खाली ए एंड बी लिखा। अगर ए एंड बी लिखा तो भी आपको लेना जो पड़ेगा वो हेटेरोजाइगोस कंसेप्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, स्पेशली मेंशन करते हैं कि अगर बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगोस, होमोजाइगोस ए मैरिड टू द होमोजाइगोस बी, अब आपका जो रिजल्ट है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। एक बार फिर से समझिए, अगर आपको दे दिया होमोजाइगोस ए विद होमोजाइगोस बी, होमोजाइगोस बी, होमो मतलब समान। अब आप देखिए होमो का मतलब होगा समान, यानी कि दोनों ही एलील्स पे ए नाम का प्रतिजन है, इसमें दोनों एलील्स पे बी नाम का प्रतिजन है, ठीक है। तो होमो जो शब्द आया है, वो इन सबको फॉलो करता हुआ, होमो मतलब समान, तो इसमें दोनों में समान है, ठीक है, दोनों एलील्स पर समान प्रतिजन है, तो इसलिए हमारा होमो शब्द आ गया। अब होमोजाइगस जो है, दैट्स अ ट्रू ए मैरिड टू अ ट्रू बी, देन व्हाट इज द रिजल्ट। अगर इसकी बात करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, तो इसको फिर से एक पुनेट क्रॉस बना सकते हैं आप, इसका भी पुनेट क्रॉस बनाया आपने, और ये क्रॉस में आप देखें, सपोज करो ये मेल है, मेल के पास क्या आया आई ए, देन आई ए, दोनों में आई ए आ गया। अब यहां पर आप देखें फीमेल के लिए हमने क्या लगाया, दिस वन, तो दिस इज आई बी और आई बी, ठीक है। अब आप देखें दिस इज अ साइन फॉर मेल। ये क्वेश्चन भी गाइस आया है कि जेनेटिक्स में मेल का साइन क्या है और फीमेल का साइन क्या है, तो ये फीमेल का साइन है ये, ठीक है। अब दोनों में आप देखें रिएक्शन, यानी कि अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई करें आई ए इंटू आई बी, अगर आप ये कराते हैं आई ए आई बी, देन आई ए आई बी, देन आई ए आई बी और आई ए आई बी। नाउ यू सी, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऑल द बेबीज होंगे वो सारे ए बी समूह के होंगे। अब इसमें कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं आ रहा, तो अब कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि हम ए ग्रुप के थे बच्चा और वाइफ बी ग्रुप की है तो बच्चा ए बी कैसे हो गया। तो यानी वो दोनों का मिश्रण है, यानी उसके पास दोनों ही जीन्स जो है वो पहुंच गए और बोथ हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट
दोनों का ही मिला निचोड़, तो ए बी कंसेप्ट इसमें चलेगा। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि इफ अ होमोजाइगोस ए मैरिड टू द होमोजाइगोस बी पर्सन, देन व्हाट इज यू से अबाउट द देयर चाइल्ड। तो ऑल द चाइल्ड्स दे बिलोंग्स फ्रॉम द सेम ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी सभी जगह डोमिनेंट मिलेगा, तो ए बी समूह इसमें मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। इसके बिहार पर आप अपना ब्लड ग्रुप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पेरेंटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने ब्लड का भी आइडिया हम ले सकते हैं। लेकिन सही आइडिया जो मिलेगा आपको डायग्नोस्टिक सेंटर में मिलेगा, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स के वो होमोजाइगोस हैं या हेटेरोजाइगोस हैं। कल को आप कह जी होमोजाइगोस ने या हेटेरोजाइगोस को फिर से कंफ्यूजन, तो बेटर ये है कि आपको पहले अपना डायग्नोस्टिक सेंटर में ही ब्लड पता करें। ऐसा आप निकालेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर और आगे एक दो एग्जांपल करके हम इसको खत्म करेंगे। एक दो एग्जांपल और समझ लीजिए। ऐसे ही अगर हम मान के चलते हैं एक वी कैन से दैट होमोजाइगोस, एक और अगर एग्जांपल हम लेते हैं, यानी अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरिड टू द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, हमने ये कंसिडर किया। ए का मतलब सपोज करो हेटेरोजाइगोस है, और ये तो आपके पास हेटेरोजाइगोस होगा ही, हेटेरोजाइगोस है। ये हेटेरोजाइगोस का मतलब जिसमें दोनों ही एलील्स अलग अलग हो, दे आर हेटेरोजाइगोस, ठीक है। और यह भी हेटेरोजाइगोस, ओके। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके जो जीन्स के मुताबिक क्या आएगा, आई ए आई ओ, सेम यहां पे भी आई ए आई बी। फिर से पुनेट क्रॉस बना सकते हैं उसका भी, ठीक है। क्या रहेगा, आई ए आई ओ आई ए और आई बी, मल्टीप्लाई करेंगे आई ए इंटू आई ए, देन क्या आएगा, आई ए आई ओ, देन आई ए आई ओ, फिर आई ए आई बी, देन आई ओ आई बी। सो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप देखें यहां पर एक बेबी एक ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है। ए ग्रुप के हमारे पास दो चांसेस हैं, एक बेबी बी ए बी का और दूसरा बी का। यानी यहां पर ईच बॉक्स है वह कैपेसिटी 25% की कैपेसिटी है हर एक बॉक्स की, तो यानी 50% चांस होंगे वो ए ग्रुप होने के हैं और 25% चांस फॉर द ए बी ग्रुप होने के। क्योंकि क्वेश्चन जो के बाद परसेंटेज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ द ए ग्रुप और बी ग्रुप। तो आप यानी हर एक जो बॉक्स की जो वैल्यू है वो 25% है। तो अगर ऐसा आता है तो एक जो वैल्यू है यानी कि 25 इसका हो गया, 25 इसका, यानी टोटल मिलाकर के 50% चांस जो है फॉर ए ग्रुप होगा और 25% चांसेस जो है वो बी ग्रुप के होने के हैं और 25% चांस ही आपके ए बी ग्रुप के हैं। सो अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया, यानी हेटेरोजाइगोस ए मैरिड विद द हेटेरोजाइगोस ए बी, या पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरिड विद द ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन, देन व्हाट डू से अबाउट द चाइल्ड। तो देयर इज अ मैक्सिमम चांस उनका जो होगा वो ए ग्रुप का होगा। ए ग्रुप जो है वो आपको 50% चांस देगा और 25% बी ग्रुप, 25% ए बी ग्रुप। तो इस फॉर्म में आपके पास नतीजे निकलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये। एग्जाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हैं, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, राइट। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीजें आप मिस कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है एग्जाम में आने वाले समय में। तो मेरा आपसे यही है कि ये जितनी भी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही आपके जो आपकी रफ्तार है, यानी कि एग्जाम सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है स्पीड वो बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें वैसे इतना कुछ है नहीं जितनी आपको दिक्कत आए। आई थिंक सो कि इतना काफी आसान चीजें हमने इसको आसान शब्दों में डिस्कस किया है, तो आपको काफी बेनिफिट्स इसमें मिलेगा, ठीक, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको किया। और अगर कहें तो एक एग्जांपल हम और भी डिस्कस कर सकते हैं इसी में। अगर आप देखें
मान के चले अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी मैरिड विद द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ओ, अगर हम कंसीडर करते हैं ए बी का मतलब क्या होगा दिस वन, और ओ तो बेचारा होमोजाइगोस है, आई ओ दोनों मिलेंगे इस पे। अब फिर से शॉर्टकट में अगर देखें अब आई ए आई बी एंड आई ओ देन आई ओ, ठीक है। अब दोनों में हमने ले लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आई ए आई ओ देन आई बी आई ओ देन आई ए आई ओ देन आई बी आई ओ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये दो ट्रेंड मिलते हैं, यानी ए ग्रुप एंड बी ग्रुप के साथ। तो यानी अब मैक्सिमम जो चांसेस है कि यानी जो बेबी है ये 25% चांसेस ए, 25 ही यहाँ पे भी ए, 25 बी और 25 ही यहाँ पर बी। तो इसका मतलब 50% चांसेस जो है फॉर ए ग्रुप के लिए और 50% चांस ही फॉर बी ग्रुप के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज अगर दिया जाए तो यानी यहां जो प्रोजनी होगी ऑल द प्रोजनी दे बिलोंग्स टू द ए ग्रुप, ठीक है, दूसरी प्रोजनी जो बिलोंग्स टू द बी ग्रुप। तो ऐसे ही इनके अंदर चांसेस उठते हैं ए एंड बी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान कंसेप्ट हमने यहां डिस्कस किया गाइस। इसके बाद हम यहां जो डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आएंगे। वह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसको मैं बताया था आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, द डिफरेंस पूछा गया है कि धमनी और शिराओं में अंतर क्या है। तो धमनी और शिराओं के बीच में अंतर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार इसको देख के, ठीक है, फिर हम कर देंगे इसको, फिर हमारा ये टॉपिक जो है ये वाइंड अप करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाइए। Then difference between artery and vein, यानी धमनी और शिराओं में अंतर। पहले तो आप देखें जो धमनी होती है, धमनी दिस इज आर्टरी, और शिरा जो होती है इज वेन, ठीक है। तो धमनी और शिराओं में एक बार अंतर को हम देखेंगे। जो धमनी और शिराओं में देखिए ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, आप ये मान के चले, अवे मतलब दूर, दूर का मतलब यह है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, दे आर कॉल्ड धमनी। तो दैट मीन्स दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। तो यानी ये जो धमनियां होती हैं ये ब्लड को शरीर यानी हार्ट से कहां लेके आएंगी, बॉडी में, ठीक है। और इसका ऑपोजिट जो है वो वेन। तो वेन जो होती है दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी ये उल्टा है। एक याद कर ले, एक समझ ले, ए से आर्टरी ए से अवे का मतलब है कि जो धमनियां जो होती हैं वो हृदय से रक्त को दूर लेके जाती हैं, दूर कहां, बॉडी में। और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से रक्त को वापस लेकर आती है हमारे हार्ट में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि धमनियां जो है वो हार्ट में से शुद्ध रक्त को लेकर पूरे शरीर में जाएंगी, यानी अवे, ठीक है, दूर जा रही हैं। और जो वेन्स होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी अगेन टू द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में लेके जाती हैं। तो ये दोनों के काम अलग अलग। अब इसमें डिफरेंस को समझ लीजिए। डिफरेंस क्या रहेगा, जो धमनियां हैं जो धमनियां होती हैं ऑल
arteries carry pure blood. Pure blood means oxygenated, except pulmonary artery, which carry impure blood. यानी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त है, अपवाद में पल्मोनरी धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त है। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी भी धमनियां होती हैं इसमें जो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आपको याद होगा मैं डिस्कस किया था सब चीजें। पल्मोनरी इज अ वर्ड फॉर द लंग्स। तो पल्मोनरी धमनी एक अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अंदर कौन सा है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये आपको याद होगा, मैं बताया था, पूरा सर्कुलेशन कराया था, तो आपको बताया था राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए एक विशेष तरह की धमनी विच इज कॉल्ड पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी उस प्योर ब्लड को लेकर, इम्प्योर ब्लड को लेकर कहां जाएगी, टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन, मीन्स एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेस। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी में चला गया। दूसरा आप देखें, जो सभी जो वेन्स की बात करें, ऑल वेन्स कैरी प्योर ब्लड, ऑल वेन्स कैरी impure blood, मतलब deoxygenated, except pulmonary vein, that is इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट, तो ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी और प्योर ब्लड, जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है। तो सभी शिराओं में शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी अशुद्ध रक्त पाया जाता है अपवाद में पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त मिलेगा। ठीक है, तो इसमें शुद्ध रक्त मिलेगा। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि इसमें आपको शुद्ध रक्त मिलता है। किसमें, पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त है, और बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उसमें सब में अशुद्ध रक्त मिलने वाला है। तो ये पहला जो डिफरेंस है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि किस धमनी में शुद्ध है, किस धमनी में अशुद्ध है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना अनिवार्य है। इसके बाद एक और डिफरेंस पे आ जाए, जो धमनियां होती हैं, धमनियां जो होती हैं ये त्वचा में गहराई पर पाई जाती है, तथा हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती है। शरीर में पहुंचाती हैं। तो दैट मीन्स आर्टरीज आर deeply seated
अंडर स्किन, डायरेक्टली अटैच विद हार्ट एंड कैरी प्योर ब्लड। फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। तो ये इसका काम है। यानी ये जो त्वचा में काफी गहराई पर होती है, तो आप देखें जो आर्टरीज होती हैं हमारी स्किन में काफी गहराई पर होती है। वी कैन नॉट फील दैट आर्टरीज, हम उसको नहीं फील कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट जो होती है हमारी रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी आप समझ सकते हैं, ये हमारे थंब के साथ है, जिसे हम पल्स कहते हैं, नब्ज देखते हैं। तो जब आप नब्ज देखते हैं तो बेसिकली इज अ काइंड ऑफ आर्टरी है, ये आर्टरी है। तो और आर्टरी जो है ये आप फील कर सकते हैं क्योंकि इसको रेडियल आर्टरी कहते हैं। और एक जो होती है हमारी पैरोटिड होती है, तो दैट मीन्स इनको आप फील कर सकते हैं। तभी आपने देखा जब किसी की जांच करनी होती है डॉक्टर ने कि ही सर्वाइविंग और नॉट, तो व्हाट हैपन, डॉक्टर उसकी पल्स चेक करता है, नब्ज देखता है। तो नब्ज में बेसिकली वो आर्टरी से चेक करता है, इसमें पल्सेटिंग नेचर है इसका। तो ये इसका बेसिक ट्रेंड होता है। तो बहुत से एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो जितनी धमनियां होती हैं वो त्वचा में काफी गहराई पर होती हैं, लेकिन रेडियल आर्टरी को आप फील कर सकते हैं। इसके बाद यही कारण है कि आपने नोटिस किया होगा जितने भी इंजेक्शंस बनते हैं मार्केट में, सभी इंजेक्शंस होते हैं इंट्रावेनस होते हैं। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन नहीं मिलता क्योंकि आर्टरीज आपको देख ही नहीं सकते हैं, तो उसके अंदर इंजेक्शन कहां से लगा देंगे, ठीक है। तो वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। तो लेकिन जो वेन्स होती हैं दे आर सुपरफिशियल, यानी शिराएं जो होती हैं, शिराएं त्वचा की सतह पर होती हैं, त्वचा की सतह पर होती हैं। तो दैट मीन्स अगर आप देखें ये त्वचा की सतह पर पाई जाती है। और दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यानी ऑल वेन्स आर superficially present on skin surface। तो ये स्किन की सरफेस पर मिलेंगी। ये त्वचा की सतह पर पाई जाती हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है कि त्वचा की सतह पर पाई जाती है। यही रीजन होता है कि जितनी भी आपने इंजेक्शन आते हैं, वैक्सीन आते हैं, वो सारी कौन सी होती है, वेनस। तो इसलिए मार्केट में इंट्रावेनस इंजेक्शन अवेलेबल है, लेकिन इंट्रा आर्टीरियल नहीं पाए जाते क्योंकि आर्टरीज को आप देख ही नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन वेन्स को आप फील कर सकते हैं। तभी आपने देखा जब आप ब्लड निकलवाने जाते हैं तो डॉक्टर जो ब्लड निकालता है वो आपके वेन्स में से निकालता है। या आपने कभी इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन या तो इंट्रामस्कुलर लगते हैं या इंट्रावेनस लगते हैं। आप ग्लूकोज चढ़ाते हैं किसी को तो इंट्रावेनस नेचर है उसका। तो वेन्स आसानी से अवेलेबल हैं, दिखाई देती हैं, इसलिए ये इसका कंसेप्ट है। और वेन्स होती हैं ये इम्प्योर ब्लड को लेकर शरीर से वापस किस में आ रही है, हमारे राइट पार्ट ऑफ द हार्ट के अंदर। ये भी ध्यान देने वाला एक कंसेप्ट है। और इसके बाद इसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यूटी में देखें आप, इसी प्रकार थर्ड जो पॉइंट है, जितनी भी धमनियां होती हैं, ऑल द जो वेन आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज हैव थिक वॉल, आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड विदाउट वाल्व, यानी सभी धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं तथा इनमें वाल्व नहीं पाए जाते। तो आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं इस बात को
कि जो धमनियां होती हैं, क्वेश्चन भी कई बार आया, धमनी की दीवार जो है वो मोटी है, तो धमनियों की दीवारें जो है वो थिक है और इनमें जो वाल्व है वो नहीं पाए जाते। क्योंकि जब दीवार मोटी होगी, क्यों मोटी होती है? क्योंकि दे आर डायरेक्टली अटैच विद द हार्ट, और हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हार्ट जितनी तेजी ब्लड को पंप करता है तो वो सेम प्रेशर किसके अंदर होगा? हमारे धमनियों के अंदर। तो धमनियों की दीवार अगर मोटी है तो इट बियर्स द हार्ट प्रेशर, उसको आराम से झेल लेती है और ये फटती नहीं है दीवार इनकी, और इसलिए ये आराम से ब्लड को प्रेशर को झेलती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए इनकी दीवारें मोटी हैं, प्लस इनके अंदर वाल्व नहीं पाया जाता। वाल्व नहीं पाने का मतलब क्या है? क्योंकि जब ब्लड तेजी से पंप होगा तेज प्रेशर के साथ, तो उसका बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं होते ब्लड के। तो अगर बैक फ्लो ही नहीं होगा तो वाल्व कभी कोई औचित्य नहीं है, तो उसमें वाल्व नहीं लगते। वाल्व आपने देखे होंगे, जैसे आपके घरों में पाइप सिस्टम होता है तो उसमें वाल्व लगाए जाते हैं। तो पानी अगर तेज प्रेशर से आ रहा है तो आपने देखा पानी बैक फ्लो नहीं लेगा, इसलिए उसमें वाल्व बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो धमनियां की दीवारें मोटी हैं और इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से जो शिराएं होती हैं, वेन्स, तो सभी जो वेन्स होती हैं, वेन्स की दीवारें पतली हैं तथा इनमें वाल्व पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें रक्त बैक फ्लो कर सकता है। ठीक है, यानी ऑल द वेन्स हैव थिन wall and have a valve because there is more chances for backflow of the heart, backflow of blood। तो ब्लड के बैकफ्लो होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं, इसीलिए यहां पर क्या मिलेगा आपको? वाल्व पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा जैसे कि पानी का जो प्रेशर अगर लो हो तो लो होगा तो पानी पीछे की ओर आएगा, बैक फ्लो करेगा, लेकिन वाल्व अगर आप उसे बंद कर देते तो पानी पीछे नहीं आएगा। सेम कंसेप्ट यहां पर है। तो यहाँ पे जो शिराएं होती हैं इनकी दीवारें भी पतली होती हैं, क्योंकि बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे बॉडी से जब ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है तो उसका प्रेशर क्या होता है? लो होता है। जब लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर होने के कारण खून पीछे भी जा सकता है, लेकिन नेचर ने हमें वाल्व जो बनाए हैं इसके अंदर, वो वाल्व होने के कारण ये क्लोज हो जाएगा। जितना ब्लड आगे जाएगा तो वाल्व क्लोज होगा तो ब्लड को बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह से पूरी वेन्स के अंदर ही वाल्व लगे होते हैं और वाल्व से ब्लड को एक जर्क के साथ आगे फ्लो करता है और आगे जाकर ये हमारे कहाँ आएगा? राइट पार्ट ऑफ द हार्ट के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को समझा, धमनी और शिराओं के डिफरेंस को। तो गाइस ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आपको डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमने डिस्कस की हैं। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इस जो काफी आगे चल के इंटरेस्टिंग होगा, राइट। और तब तक हम समझते हैं कि जो टॉपिक आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आ गया होगा। और आज हमने इस ब्लड के बारे में टॉपिक को फिनिश किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसको हमने डिस्कस किया। और आई होप सो आपने काफी सेशन को मतलब एंजॉय किया होगा, चीजों को समझा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने जो डिस्कस की हैं, और ये सभी एग्जाम्स को कवर करती हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्स अगर देखते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ब्लड से जुड़े हुए जरूर आपको मिलते हैं, चाहे वो आपको ब्लड ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, या पेरेंटल कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, या आपको लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो ब्लड की। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस की हैं, और आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया। और इसके साथ हम ये उम्मीदों के साथ कि आप जहां रहें सुरक्षित रहें और सुखी रहें, और इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे जो काफी स्कोरिंग होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।